नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रियल में जब कभी भी किसी इंडस्ट्री का सेटअप होता है तो उस इंडस्ट्री को या उस फर्म को सेटअप करने से पहले बहुत सी बातों पर आपको एक प्लानिंग प्रिपेयर करनी पड़ती है। बहुत से पहलू होते हैं जिनको देखने पड़ते हैं कि जैसे बिजनेस की प्लेस क्या होगी, सेक्टर क्या होगा, किस किस को अपॉइंट करना पड़ेगा, किस कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा और कच्चा माल कहाँ से होगा। तो बहुत से पहलू होते हैं, एटलीस्ट हमें उन पर विचार करना पड़ता है। लेकिन उनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इट इज फाइनेंस, वो वित्त होता है कि रियल में आपका पूरा बिजनेस, आपकी फर्म, आपकी दुकान वो तभी सेटअप हो पाएगी जब आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल फैसिलिटी होगी या प्रॉपर फाइनेंस की जो है वो आपके पास जो क्वांटिटी होगी। तो रियल में वित्त जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। जब तक आपके पास वित्त उपलब्ध नहीं है तब तक आप जो है किसी भी व्यवसायिक गतिविधि का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाते हो। तो प्रत्येक व्यवसायी जो है व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व एक योजना बनाता है वित्त को प्राप्त करने के लिए। तो उस योजना या उस परियोजना को हम वित्तीय प्लानिंग या वित्तीय नियोजन के नाम से जानते हैं कि जो भी व्यवसायी जो होता है वित्त को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग प्रिपेयर करता है, एटलीस्ट उस प्लानिंग को हम वित्तीय नियोजन कहते हैं कि किस तरीके से पैसे वित्त प्राप्त किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा, किस कॉस्ट पर किया जाएगा। तो ये सब उस प्लानिंग में इंक्लूड किया जाता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इन संकीर्ण अर्थ में क्या होता है वित्तीय प्लानिंग, कि जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वित्तीय नियोजन का अर्थ होता है संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान लगाना कि रियल में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसका एक एस्टिमेशन लगाना। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का काम होता है। और दूसरा काम होता है कि एटलीस्ट उस पूंजी को कहाँ से कैसे प्राप्त किया जाएगा, कितनी उसमें अंश पूंजी होगी, कितनी उसमें शेयर कैपिटल होगी, कितनी उसमें डिवेंचर ऋण पत्र होंगे। तो इस प्रकार पूंजीकरण का ढांचा तैयार करना ही वित्तीय नियोजन होता है। तो जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि वित्तीय नियोजन का अर्थ होता है केवल मात्र संस्था के लिए एक आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान लगाना कि अगर संस्था कोई कार्य करने की सोच रही है तो उसको एक एस्टिमेशन लगा लेते हो आप कि इतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद इसमें पूंजीकरण का ढांचा भी आप दिमाग में लगा लेते हो पूंजी वित्तीय योजना में कि कितना आप इस वित्त को अंश पूंजी से प्राप्त करोगे और कितना आप ऋण पत्रों की सहायता से प्राप्त किए जाते हो। तो केवल मात्र संकीर्ण विचारधारा में केवल मात्र पूर्वानुमान और पूंजी ढांचा निर्धारित करना दो ही बातें आती है। दूसरी विचारधारा होती है आपकी विस्तृत अर्थ में। तो विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का अर्थ ही बदल जाता है। इसमें बहुत सी बातों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे सबसे पहले वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करते हो आप कि वित्त को प्राप्त करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्यों पैसा प्राप्त करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीतियां कौन कौन सी होगी जिसके तहत आप वित्त को प्राप्त करोगे, कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सी प्रविधियां होगी जिनके द्वारा संस्था में वित्त आएगा। उसके बाद आवश्यक साधनों का अनुमान लगा लेते हो आप पहले से ही एक एस्टिमेशन लगा लेते हो कि रियल में इतना वित्त मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप पूंजीकरण, पूंजी, इसके अंतर्गत इन सभी बातों का अनुमान लगाया जाता है। तो विस्तृत अर्थ में जो होता है वो पूरा आप उद्देश्य, तकनीक, नीतियां, साधनों का पूर्वानुमान, इन सभी के बारे में जो है वो पूरा विचार कर लेते हो और एक नीति बना करके, एक नियोजन बना करके आप फर्म के लिए वित्त प्राप्ति करने का प्रयास करते हो। उसके लिए आप आवश्यक साधनों का अनुमान लगाते हो कि विभिन्न साधनों में कितने कितने मात्रा को प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर एक अर्थशास्त्री है प्रोफेसर आर्वर डेविड। प्रोफेसर आर्वर डेविड, तो डेविड ने बताया है, डेविड ने बताया कि रियल में वित्तीय नियोजन के अंतर्गत हम तीन बातों को सम्मिलित करते हैं। पहली बात होती है पूंजीकरण, दूसरी होती है पूंजी संरचना और तीसरी होता है पूंजी का प्रबंध। डेविड के अनुसार किसी भी फर्म की वित्तीय जो नियोजन होती है उसमें तीन बातों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। देन फर्स्ट इज पूंजीकरण। पूंजीकरण में आप ये निर्धारित करते हो कि पूंजी की मात्रा कितनी होगी, टोटल आपको कितनी कैपिटल, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट उसका एस्टिमेशन लगाया जाता है।
पूंजी संरचना में आप ये निर्धारित करते हो कि पूंजी किन किन स्रोतों से लेंगे, कि डिवेंचर कितने होंगे, शेयर कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, बॉन्ड्स कितने होंगे, उनका डिटर्मिनेशन किया जाता है। और पूंजी का प्रबंध की पूंजी प्राप्त होने के बाद उसको लाभप्रद तरीकों में किस प्रकार में उपयोग में लाया जाएगा, उचित प्रयोग में लाना ही पूंजी प्रबंध होता है। तो ये जो था वो डेविड रिकार्डो ने बताया कि रियल में पूंजी संरचना में इन 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका संकीर्ण अर्थ में पूंजी का हो गया पूर्वानुमान प्राप्त करना, किस किस से कैपिटल प्राप्त करना, जबकि विस्तृत अर्थ में पूरे उद्देश्य, पूरी प्राविधि, पूरी तकनीकों के बारे में लेना। फिर डेविड ने बताया कि 3 जो होते हैं वो पूंजी संरचना के प्रमुख अंग होते हैं, उन तीनों के तहत ही आपको पूंजी प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए। अब आता है आपके एक अर्थशास्त्री है वॉकर व वाघम। वॉकर व वाघम ने एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है आपकी वित्तीय योजना के लिए कि वित्तीय नियोजन का तात्पर्य होता है, वित्तीय नियोजन का तात्पर्य किसी भी फर्म में अगर आप वित्तीय नियोजन करना चाह रहे हो तो वित्तीय नियोजन का तात्पर्य वित्तीय कार्यों से संबंधित होता है। वित्तीय नियोजन का तात्पर्य वित्तीय कार्यों से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय लक्ष्यों, जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों, नीतियों, फर्म के वित्तीय लक्ष्यों, नीतियों व प्राविधियों का निर्माण व विकास किया जाता है। प्राविधियों का निर्माण व विकास किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई जो वित्तीय नियोजन से संबंधित है। वॉकर व वाघम आपका कह रहा है कि वित्तीय नियोजन से तात्पर्य वित्तीय कार्यों से संबंधित होता है। तो सबसे पहला वित्तीय नियोजन है, आपकी जो प्लानिंग है वो वित्तीय कार्यों से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत उस फर्म के वित्तीय लक्ष्य कि रियल में फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, तो उसके वित्तीय लक्ष्यों, फिर उसकी नीतियां कौन कौन सी है और किन तकनीकों के द्वारा वो वित्त प्राप्त करेगी, उनका निर्माण और उनका विकास करना ही वित्तीय नियोजन लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के वित्तीय नियोजन किसी कंपनी की स्थापना के समय से ही प्रारंभ हो जाती है कि आप स्थापना से पूर्व ही प्लानिंग प्रिपेयर कर लेते हो कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ से लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, उसका सदुपयोग क्या होगा। तो इस प्रकार की प्लानिंग हर संस्था को प्रिपेयर करनी पड़ती है। देन उसके बाद है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं कि अगर किसी फर्म की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग बन रही है तो एटलीस्ट उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उस वित्तीय नियोजन में होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये विशेषताएं नहीं हुई आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपकी जो वित्तीय योजना है वो सफलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकेगी। तो उसमें सबसे पहली विशेषता है सरलता, कि आपकी जो आप प्लानिंग प्रिपेयर कर रहे हो वो प्लानिंग एकदम बिल्कुल सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, आसानी से किसी साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में आपकी प्लानिंग समझ में आ जानी चाहिए कि रियल में फर्म कैसे पैसा कलेक्ट करेगी, कहाँ से करेगी, किस किस फॉर्म में करेगी और कैसे करेगी। तो इसके लिए आपकी प्लानिंग को देखते ही जो विनियोक्ता है वो स्वयं विनियोग के लिए आकर्षित हो जाए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि विनियोक्ता खुद कहे कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ और शहर से तैयार हूँ, और आसानी से वो आकर्षित हो जाए और आपको जो है वो आसानी से पैसा मिल जाए। उसके बाद सेकंड होता है, तो पहली हो गई सरलता होनी चाहिए कि आसानी से विनियोक्ता के समझ में आ जाए और वो आकर्षित हो जाए और आपको ना तो ज्यादा प्रतिभूतियां देनी पड़े ना कम देनी पड़े, और सरल से व्यक्ति समझ में आ जाए कि रियल में प्लानिंग का क्या परफॉर्मा है, क्या ढांचा है, आप किसी को दिखाओ और वो दिखाते ही समझ जाए। उसके बाद है आपकी लोचशीलता। लोचशीलता का अर्थ है कि आप अपनी जो प्लानिंग आपने प्रिपेयर की है एटलीस्ट आप उस प्लानिंग को चेंज कर सको। जब कभी भी आपका टाइम चेंज हुआ, आपकी कंडीशन चेंज हुई, प्लेस चेंज हुई, आपका प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ, तो एटलीस्ट आप अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सको। कि अगर आपकी इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन क्रिएट हो गए, तेजी और मंदी का दौर आ गया,
तो तेजी और मंदी के दौर में आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तेजी में आपको वित्त अधिक चाहिए और मंदी के दौरान आपको वित्त कम चाहिए। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस स्टाइल की होनी चाहिए कि आप उसमें एडजस्टमेंट आसानी से कर सके, उसको परिवर्तित कर सके आपकी बिजनेस की आवश्यकता के अनुरूप, पहली बात। दूसरा, अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है कंट्री की, देश की आर्थिक स्थितियां ही बदल जाती है, तो आप इजी गोइंग उसमें अमेंडमेंट कर सको, कुछ प्रोविजन ऐड कर करके, तो तेजी में आप अधिक प्राप्त कर सको और मंदी में आप कम पूंजी प्राप्त कर सको। तो तेजी और मंदी का समायोजन होना जिसमें संभव हो, वही वित्तीय योजना आपकी अच्छी है। उसके बाद है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता से हमारा तात्पर्य होता है कि दूर तक देखने वाली, कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग केवल मात्र प्रेजेंट को ध्यान में रख करके नहीं बनाई जाए, ये भविष्य के बारे में भी सोचे कि मेरी आज की प्लानिंग ये है तो कल मेरे फर्म का, मेरी आर्थिक गतिविधि का भविष्य क्या होगा, कल मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अपनी आज की प्लानिंग में ही आप आपकी वर्तमान के साथ साथ आपकी जितनी भी भावी योजनाएं हैं, भविष्य की जो आपकी प्लानिंग है, एटलीस्ट आप उसका भी एडजस्टमेंट अभी इसमें कर करके चले। तो दूरदर्शिता का मतलब दूर तक चलने वाली योजना बनाओ कि कल को परिस्थितियां बदल गई तो फिर वापस आपको नई वित्तीय योजना बनाने की जरूरत नहीं हो। तो वर्तमान के साथ साथ आप भविष्य के बारे में भावी जो एडजस्टमेंट है वो भी आज ही की प्लानिंग में कर करके चलो। ऐसी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है तरलता। तरलता का अर्थ होता है कि आपके पास प्रॉपर लिक्विडिटी रहे, आपकी फर्म में एवरी टाइम फाइनेंस अवेलेबल रहे, ना एक्सेस में हो ना लोअर में हो, इतनी प्रॉपर अमाउंट में हो कि एटलीस्ट आप अपने जितने भी कमिटमेंट है उनको पूरा कर सके, देनदारियों को समय पर चुका सके, अवसरों का लाभ ले सके। तो आपकी प्लानिंग में क्या है, तैयार होनी चाहिए। अगर तरलता नहीं हुई तो तरलता के अभाव में आप अपने देनदारों को पैसा नहीं चुका सकेंगे, और जब आप देनदारों को पैसा नहीं देंगे तो आपकी ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए तरलता का होना वित्तीय नियोजन में एक आवश्यक तत्व माना गया है। ये एक इसकी विशेषता मानी गई है। उसके बाद है उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ होता है कि आपने जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मिक्स कर करके कलेक्शन किया है, तो आप उन सभी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आप उनका अधिकतम सदुपयोग करो, श्रेष्ठ प्रयोग करो, कि कोई भी रिसोर्सेज बेकार पड़ा नहीं रह जाए, कि केवल शेयर कैपिटल का नहीं, डिबेंचर का भी यूज करा, कुछ भी करा। तो जो भी आपने विभिन्न प्रकार की, जो भी आपने प्रतिभूतियां उपलब्ध की है, जो भी आपका श्रेष्ठ सहयोग है, आप उसका अधिकतम सदुपयोग करो और अधिकतम उनका जो है उपयोग अपनी उत्पादक गतिविधियों में उनको लगा दो। इससे ये होगा कि आपका कोई भी रिसोर्सेस बेकार नहीं पड़ा रहेगा, सारे के सारे साधन जो आपके पास है एटलीस्ट वो काम में आते जाएंगे। तो हम उसको कहते हैं कि वित्तीय नियोजन में उपयोगिता के सिद्धांत का पालन हो रहा है। उसके बाद है पूर्णता। पूर्णता का मतलब होता है कि आपकी प्लानिंग पूरी तरह से हर परिस्थिति में खरी उतरनी चाहिए। उसमें सभी आकस्मिकताओं का आप ध्यान रखो कि अचानक परिस्थिति बदल गई तो क्या होगा या मैं क्या करूंगा। तो आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कहीं कोई प्रोविजन अमेंडमेंट आप खाली नहीं छोड़ दो कि हाँ ये तो बाद में देखेंगे, ये बाद में इसको देखा जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। आप पहले से ही एक प्रॉपर और कंप्लीट प्लानिंग प्रिपेयर कर करके रखिए। उसके बाद होता है मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ होता है कि प्लानिंग ऐसी हो कि कम खर्च में आप अधिकतम उपयोग कर सको। प्लानिंग पर बनाने में ही ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आपके पास जितने भी संसाधन आपने कलेक्ट किए हैं उन सभी संसाधनों का आप मितव्ययी तरीके से प्रयोग करो, ताकि जो लागत उन साधनों पर आ रही है उस लागत को चुकाने के लिए आप पर्याप्त आय जो है वो उपार्जित कर सको। तो ऐसी आपकी जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। तो मितव्ययी का अर्थ ये होता है कि जो भी पूंजी या जो भी हमने प्राप्त की है पूंजी, उसमें आपके कम से कम खर्चे हो। आप उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए कम से कम दलाली दो, कम से कम कमीशन दो, कम से कम आपके अन्य खर्चे हो, आपके बट्टे के खर्चे कम हो, आपकी छपाई का खर्चा कम हो। ये भी जो है वो मितव्ययता में आता है कि पूंजी प्राप्त करने की जो लागत है
वो कम से कम आए, आपको दलाली नहीं देनी पड़े, ज़्यादा कमीशन नहीं देना पड़े, बट्टा नहीं देना पड़े, छपाई नहीं देना पड़े, कम साधन हो, अधिक सदुपयोग हो, सभी संसाधनों का आप मितव्यता से प्रयोग करते हुए आप उनकी लागत को चुकाने में सक्षम बन सको, उसको हम कहेंगे कि मितव्यता का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका संचार। संचार का अर्थ होता है कि आपकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ऊपर से लेकर के नीचे के जितने भी आपकी फर्म के लेवल हैं उनको आप इजी गोइंग कम्युनिकेट कर सको, सारी सूचनाओं को आप कम से कम लागत में पहुंचा सको कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो विनियोग करने वाले या बचत करने वाले तक सभी सूचनाओं को सुचारू रूप से संचारित कर सके। फर्म का जो भी मैनेजमेंट है वो कोई भी डिसीजन ले तो वो आसानी से विनियोगता तक पहुंच जाए, ऐसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। संचार की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सभी सूचनाओं का प्रसारण जो होता है एज इट इज हो, उसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ तोड़ नहीं हो, आपकी प्लानिंग इस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद है सुगमता से लागू होना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सुगमता से लागू होना। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपने बनाया और बनाते ही उस पर गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए, किसी प्रकार के लॉस को लेकर के कोई बाउंडेशन नहीं आए, और बनाने के बाद आपकी फर्म भी उसको आसानी से अडॉप्ट कर ले और उसको आसानी से अपनी गतिविधियों में लागू कर सके। तो आप जब प्लानिंग बनाओ तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कितनी आसानी से मैं इस देश में, इस देश के कानून के अनुसार मेरी फर्म में आसानी से लागू कर सकता हूँ। तो आपकी वो भी वैसी होनी चाहिए। उसके बाद है नियंत्रण, कि वित्तीय प्लानिंग पर आपका पूरा नियंत्रण रहना चाहिए। यह नहीं हो कि बाहर वाले लोग आपकी प्लानिंग को कंट्रोल कर करके चले, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो, एमडी का हो, अध्यक्ष का हो, सीईओ का हो, तो नियंत्रण जो है वो उसके मालिक का हो। ऐसी प्लानिंग आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। बाहरी लोग जब आपकी योजना को नियंत्रित करने लगेंगे तो आपके बिजनेस का जो है वो रूपरेखा बिगड़ जाएगी। उसके बाद है कम जोखिम, कि आप ऐसे संसाधनों का प्रयोग करो, अपनी ऐसे सोर्सेस को चूज करो अपनी प्लानिंग में कि उनमें कम जोखिम हो। ऐसा नहीं हो कि उनको चुकाते समय आपकी जो लागत है वो ज्यादा आए और उनसे रिटर्न आप कम अर्जित करो। तो कम जोखिम वाली जो है वित्तीय योजना आपको तैयार करनी चाहिए, जिसमें आपके रिटर्न के अनुरूप आपका जो है वो कॉस्ट आए। तो ये सारी जो थी वो एक वित्तीय योजना के, सुदृढ़ वित्तीय योजना की जो है वो विशेषताएं थी। अब आता है कि इसको प्रभावित करने वाले तत्व, कि अगर कोई फर्म अपनी वित्तीय योजना बनाती है तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो आपकी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग प्रिपेयर करी है, तो प्लानिंग में वैसे मेरे हिसाब से कर रही हूँ या मेरे बिजनेस की आवश्यकता के हिसाब से कर रही हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई प्लानिंग को भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करेंगे, बहुत से ऐसे तत्व हैं जो मेरी बिजनेस की प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। जो प्रोविजन मैंने फिक्स किए हैं, जो टारगेट मैंने रखा है, एटलीस्ट हो सकता है उनको मुझे चेंज करना पड़े। तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे बिजनेस के लिए बनाते समय बहुत सी ऐसी बातों पर भी विचार करना पड़ेगा। तो उनको हम बोलते हैं वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपके व्यवसाय का स्वभाव। सबसे पहला पॉइंट आता है व्यवसाय का स्वभाव, कि एटलीस्ट आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, आपका बिजनेस किस स्टाइल का है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर आपका बिजनेस निर्माणी है, अगर आपका बिजनेस क्या है, किसी निर्माणकारी कार्य में लगा हुआ है, तो आपको पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। अगर आप पूंजी प्रधान तकनीक को अपना रहे हो तो भी आपको पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। तो आप वित्त जो है वो अधिक साधन आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप किसी व्यवसायकारी काम कर रहे हो, आप जो है व्यापार कर रहे हो, आपकी संस्था व्यापारिक संस्था है, व्यापार करने का काम कर रही है और श्रम प्रधान तकनीक को अडॉप्ट कर रही है, आपके यहाँ जो प्रोडक्शन की जो होती है टेक्निक्स,
उसमें आप जो है श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य श्रमिकों की सहायता से पूरा करा रहे हो, तो आपको पूंजी की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि श्रम प्रधान तकनीक में वित्त की आवश्यकता कम होती है। तो अब मेरी पूंजी की, मेरी योजना को मेरे व्यवसाय का स्वभाव प्रभावित करेगा कि अगर मेरा व्यवसाय इस प्रकार का है तो मुझे वित्तीय नियोजन में पूंजी प्राप्ति के ज़्यादा सोर्सेज देखने पड़ेंगे। और अगर मेरा व्यापार ऐसा है, व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हूँ, श्रम प्रधान तकनीक को अपनाता हूँ, तो मुझे कम सोर्सेज जो है वो कैपिटल के चाहिए, कम सोर्सेज मुझे वित्त के चाहिए, कम वित्त में भी मेरा काम आसानी से हो सकता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय ये दूसरा तत्व है जो मेरी वित्तीय योजना को प्रभावित करेगा या किसी फर्म की वित्तीय योजना को प्रभावित करेगा। सपोज कीजिए कि व्यवसाय की आय में निरंतरता है, निश्चितता है, दोनों चीजें हैं। फर्म की आय में निरंतरता और निश्चितता दोनों है, तो मुझे मेरी वित्तीय प्लानिंग में जो है रिसोर्सेस कम कलेक्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगातार वित्त की प्राप्ति हो रही है, तो मुझे ज्यादा ऊंचे साधन या ज्यादा अधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे व्यवसाय की आय में अनिश्चितता है और अनियमितता है, दोनों चीजें हैं, अनियमितता है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वित्त की प्राप्ति वित्तीय संसाधनों के माध्यम से जुटानी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आय अस्थिर है, तो अस्थिर आय में मुझे अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी, और अगर आय स्थिर है तो मुझे कम पूंजी लगानी पड़ेगी। अब अगर आय में लगातार अनियमितता पाई जाती है तो भी मुझे अधिक पूंजीगत संसाधनों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार व्यवसाय की आय जो होती है वो भी मेरी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करेगी। अगर मेरे बिजनेस में निरंतर और निश्चित रूप से पर्याप्त आय हो रही है, निरंतर निश्चित रूप से पर्याप्त आय हो रही है, तो मुझे कम वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। और जबकि अगर अनिश्चितता है, अनियमितता है, अपर्याप्तता भी है, आय में पूरी नहीं होती है, तो मुझे अधिक वित्तीय संसाधनों के बारे में मेरी वित्तीय प्लानिंग में जो है वो पूरा का पूरा प्रोविजन फिक्स कर करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है विस्तार, व्यवसाय में जोखिम। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय में जोखिम। अब हर बिजनेस में जो रिस्क होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, किसी में अधिक होती है और किसी में कम होती है। तो जिस बिजनेस में अधिक रिस्क है उसमें इन्वेस्टमेंट भी अधिक होगा, उसमें आपको विनियोग भी अधिक करना पड़ेगा, और जिसमें कम रिस्क होती है उसमें विनियोग भी कम करना पड़ेगा। जब अधिक विनियोग की आवश्यकता है तो मुझे अधिक वित्त लगाना पड़ेगा, और अगर कम विनियोग की आवश्यकता है तो मुझे कम वित्तीय संसाधन जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मेरी प्लानिंग को जो है वो व्यवसाय की जोखिम प्रभावित करती है। अगर अधिक है तो अधिक वित्त लगाना पड़ेगा, और अगर कम जोखिम है तो मुझे जो है वो कम लगाना पड़ेगा। अब अगर अधिक जोखिम है तो इसमें क्या होगा, स्वामी पूंजी अधिक होगी, स्वामी पूंजी अधिक होगी, और अगर कम जोखिम है तो फिर मैं ऋण पूंजी जो है वो अधिक रखूंगी, ऋण पूंजी अधिक रखूंगी। देखिए, स्वामी पूंजी का अर्थ होता है आपके समता अंश, और ऋण पूंजी का अर्थ होता है आपके ऋण पत्र। तो देखिए, अधिक जोखिम में ज्यादा स्वामी पूंजी होगी, मेरी खुद की कैपिटल ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरा मुझे कैपिटल देगा ही नहीं। पर अगर कम रिस्क है तो मुझे आसानी से लोन भी मिल सकता है, और मैं डिवेंचर भी इशू कर सकती हूँ। तो मेरा कैपिटल, मेरी वित्तीय नियोजन का जो है ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर शेयर कैपिटल ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो है वो डिवेंचर या लोन कैपिटल ज्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार जो है व्यवसाय की जोखिम जो होती है वो भी मेरी वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है हमारा विस्तार योजनाएं। विस्तार योजनाएं, अगर सोचिए कि अभी से मैंने ऐसे बिजनेस को सेट कर रखा है कि मेरी फ्यूचर में प्लानिंग है कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े, फिर मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अभी से मेरी प्लानिंग है, तो अभी से मुझे मेरी अधिकृत पूंजी जो है
वो अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अधिकृत पूंजी अधिक नहीं होगी बार बार मैं मेरे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, बाद में मुझे कैपिटल की प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो अगर भावी विस्तार करना है तो अभी से जो है वो एक लोचदार नीति को अपनाना पड़ेगा, ताकि लोचदार नीति के माध्यम से जब कभी भी मेरे बिजनेस का विस्तार हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मैं मेरी नीति को आसानी से परिवर्तित कर सकूं। तो हमारी अगर भविष्य में विस्तार की योजनाएं हैं तो मुझे अभी से अधिकृत पूंजी ज्यादा रखनी पड़ेगी, मेरी नीति लोचदार होगी, ताकि मैं विस्तार के साथ साथ इस नीति में परिवर्तन कर सकूं और अधिकतम पूंजी को प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार बिजनेस की विस्तार की योजनाएं भी मेरी वित्तीय नियोजन की रूपरेखा को बदल देगी। उसके बाद आता है व्यवसाय की प्रतिष्ठा। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, मेरी ख्याति अच्छी है बाजार में, अगर ऐसी स्थिति है, अगर मेरी प्रतिष्ठा और ख्याति अच्छी है, तो मुझे पूंजी प्राप्ति में जो है किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो मुझे आसानी से ऋण पूंजी की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं मेरी जो वित्तीय योजना है उसमें मैं ऋण पूंजी का जो है वो ज्यादा शेयर रखूंगी। अब अगर सोचो कि मेरी बाजार में ख्याति नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, तो फिर मेरी जो पूंजी होगी उसमें मुझे स्वामी पूंजी ज्यादा रखनी पड़ेगी, अर्थात अंशों के माध्यम से ही काम चलाना पड़ेगा, और अंशों में भी मैं केवल समता अंशों को ही निर्गमित कर सकती हूँ। तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर भी वित्तीय योजना निर्भर करती है। जो व्यवसाय जितना ज्यादा प्रतिष्ठित, जितना ज्यादा ख्याति प्राप्त होता है, उससे ऋण पूंजी आसानी से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है आपका प्रबंधकों का दृष्टिकोण, कि रियल में प्रबंधकों का ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं व्यवसाय के बारे में। अगर प्रबंधकों का दृष्टिकोण है कि पूरे बिजनेस को वो खुद ही नियंत्रित करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि पूरे बिजनेस पर उनका खुद का नियंत्रण रहे, तो उनका खुद का नियंत्रण रखने के लिए अंश पूंजी जो है वो कम निर्गमित की जाएगी और सारे के सारे अंशों को प्रबंधकों द्वारा ही क्रय कर लिया जाएगा। तो सारे प्रबंधक जो होंगे वो अंशों का क्रय कर लेंगे, जिससे पूरे बिजनेस पर उनका नियंत्रण कायम हो जाएगा। बाहर वाले को वोटिंग राइट नहीं है, इंटरफेयर नहीं है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा। तो प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या है, वो नियंत्रण करना चाहते हैं, तो अंश कम निर्गमित करेंगे और जितने भी निर्गमित करेंगे उनको खुद क्रय करेंगे ताकि नहीं रहे। और प्रबंधक चाहते हैं कि नहीं, बिजनेस पर बाहरी कंट्रोल भी हो, तो फिर ऋण पूंजी अधिक होगी और ऋण पूंजी जो है वो बाहरी लोगों को निर्गमित कर दी जाएगी। तो प्रबंधकों का दृष्टिकोण भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करता है कि उस बिजनेस के, उस फर्म के प्रबंधक किस प्रकार का दृष्टिकोण अपना करके रखते हैं। उसके बाद है आपके पास सरकारी नियंत्रण, कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है आपकी फर्म पर, सरकार क्या कहना चाहिए। गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपका जो ऋण पूंजी और ये समता पूंजी होता है, इसका अनुपात 1:2 हो सकता है। अगर आप 1 करोड़ की शेयर कैपिटल ले रहे हो तो 2 करोड़ से ज्यादा के आपके जो है वो डिवेंचर नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही मेरा पूंजी नियोजन होगा। मैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी सरकार की नीतियों के जो भी प्रोविजन है, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिनेट करूंगी। सरकार ने जिन पर प्रतिबंध लगा रखा है उन संसाधनों से मैं पूंजी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करूंगी और सरकार के नियम और कानून के अनुसार से ही पूरी वित्तीय नियोजन बनाने की कोशिश करूंगी। उसके पास है मेरे पास वैकल्पिक वित्तीय साधन। वैकल्पिक वित्तीय साधन, अब वित्तीय योजना में मुझे यह देखना पड़ेगा कि मेरे पास वैकल्पिक सोर्स कौन कौन से हैं, किन किन से प्राप्त कर सकती हूँ। कि शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर्स है, लोन है। लोन भी इंटरनल लेने हैं या एक्सटर्नल लेने हैं या इंस्टीट्यूशनल लेने हैं। तो सारे वैकल्पिक सोर्सेस को एक बार ध्यान में रखते हुए फिर पूंजी ढांचा तैयार किया जाएगा या फिर योजना तैयार की जाएगी। विभिन्न प्रकार के सोर्सेस को जब सेलेक्ट करूंगी तो सबसे पहले इनकी कॉस्ट को, लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उसके बाद है श्रेष्ठ प्रतिभूतियां, कि आपकी जो है, आपका जो वित्तीय नियोजन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किन किन श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को लिया है। तो उन श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का रियल में अनुपात क्या होगा, उन अनुपातों के अनुरूप ही मैं वित्तीय योजना बनाऊंगी और ये अनुपात सरकारी नियमों के हिसाब से मेरी वित्तीय योजना में चलेगा कि सरकारी योजना ही क्या कह रही है उसके अनुसार से मैं करूंगी। उसके बाद होता है ब्रह्म पूंजी की आवश्यकता।